हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स हम आज एंड करेंगे, इसका आखिरी पार्ट देखेंगे और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग देखेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ध्यान से अच्छे से समझना क्लास की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या। एक्चुअली क्या है कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पास दो मौके हैं, या तो वो किसी हॉस्पिटल में जाके एज एन एम्प्लॉय काम करे या अपना खुद का क्लिनिक खोल ले। दोनों काम एक साथ करना बड़ा मुश्किल है। कुछ जगह होते हैं बट जनरली ये मुश्किल है, वो एक तरीके से ठीक नहीं है, वो अनएथिकल है। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो, तो उस टाइम पे आपको अपना खुद का क्लिनिक छोड़ना पड़ेगा, और अपना खुद का क्लिनिक अगर आप सेम टाइम पे कैरी करना चाहते हो तो आपको हॉस्पिटल को छोड़ना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल सेम क्लिनिक पे काम करने के लिए आप हॉस्पिटल को छोड़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि इस जॉब को पाने के लिए, मान लो आप हॉस्पिटल में 50,000 की सैलरी लेते थे, खुद ही क्लिनिक में आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, तो इस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए आपको ये 50,000 छोड़ना पड़ेगा। दिस जो या छोड़ना पड़ रहा है 50,000, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। 3 वर्ड ध्यान रखना, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगला और ऑल्टरनेटिव जो अच्छा ऑल्टरनेटिव है उसको उसको पाने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस किया, जो फॉरगो किया, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइक अगर कोई बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है इस टाइम पे, तो इस पढ़ाई करने के लिए, दिन रात मेहनत करने के लिए उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होगा। उसके दोस्त इंजॉय कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, वो सब सेक्रीफाइस कर रहा है वो, तब जाके क्लास वो पढ़ाई कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं क्लास को? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है ये? इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने आपको बताया अ गिवन पीस ऑफ लैंड मे बी यूज टू ग्रो वीट। देखो यार, अब आप इस पीस ऑफ लैंड पे वीट उगा सकते हो, राइस। अगर आप वीट को उगाओगे तो आपको राइस को छोड़ना पड़ेगा, यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, assume the output of wheat is 20 ton and that rice is 15 ton. If the land is actually used for the production of wheat, यानी कि opportunity number 1, we got 20 ton of wheat, but what we lose 15 ton of rice, यानी कि 20 टन ऑफ व्हीट को उगाने के लिए 15 टन ऑफ राइस को आपने सेक्रीफाइस किया। इसी की जो कॉस्ट आएगी, क्या बोलते हैं इसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि अगली चीज को पाने के लिए जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। 20 किलो व्हीट को पाने के लिए जो 15 किलो राइस का आपने सेक्रीफाइस किया, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अब अगला क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने आपको डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहले ही, अभी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ये पीपीसी का शेड्यूल मैंने आपको याद है, सिखाया था। फिर मैंने एक कॉलम बनाया था यहाँ पे एमओसी। मैंने कहा था एमओसी कंटिन्यू इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो पीपीसी का शेप है वो ऐसा कॉनकेव बन जाता है। एमओसी इंक्रीज होता है इसलिए, यानी कि हर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स के लिए आप सेक्रीफाइसिंग जो कर रहे हो वाई, वो बढ़ता चला जा रहा है। अब ये एमओसी है क्या, उसी के बारे में बात करेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द रेट। ये क्या है क्लास? एक रेट है। रेट क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यू सेक्रीफाइस होता चला जा रहा है, एट विच आउटपुट ऑफ गुड्स वाई इज टू बी सेक्रीफाइस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स को पाने के लिए वाई को जो सेक्रीफाइस किया है, इसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, और इसे पीपीसी का स्लोप भी कहते हैं। ध्यान रखना, स्लोप ऑफ पीपीसी, स्लोप मतलब जो पीपीसी का झुकाव है उसका स्लोप क्या होता है? एमओसी या एमआरटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉस इन गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स। यही तो हमने किया यहाँ पे, आप देखो, लॉस अपॉन गेन यही किया। देखो, लॉस इन वाई कितना है? 1, ऊपर 1 आ गया। रेशियो 1 अपॉन वाई, यही तो है ना, 1 वाई अपॉन 1 एक्स, गेन इन गुड एक्स 1। फिर लॉस कितना हो गया? 2, तो 2 वाई अपॉन गेन कितना हो गया? 1 एक्स। फिर लॉस हो गया 3 अपॉन 1, 4 अपॉन 1, 5 अपॉन 1। तो लॉस इन गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है, ये एमओसी का फॉर्मूला है, राइट। इट मींस लॉस ऑफ आउटपुट इन गुड वाई एंड फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। मतलब कुल मिला के हर एक एक्स के लिए कितना वाई छोड़ा है आपने, इसको बोलते हैं पीपीसी। पीपीसी का जो शेप है, एक बात मैं और बता देता हूं क्लास आपको, शेप ऑफ पीपीसी
कि पीपीसी का शेप कैसा होगा, इट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन एमओसी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ता है कंटिन्यू, इसीलिए जो पीपीसी का शेप है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। तो सवाल ये है, क्या पीपीसी का शेप कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स हो सकता है? यस। क्या पीपीसी का शेप एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है? यस। ये डिपेंड कर देगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। और एमओसी कैसे निकालते हैं, तो अगर मैं तुमको बोलूं, एक स्केड्यूल दे दूं तुमको, यहां पे लिख दूं मैं, यहाँ पे गुड्स एक्स, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया लाइक ए बी सी डी ई, और गुड्स एक्स गुड्स वाई, ये हो गया 5 4 3 2 1, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो हर एक एडिशनल यूनिट वाई को गेन करने के लिए आप सेम अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो 1x, या फिर आप एक काम करो ना, एक्स वाई ही मान लो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये x ले लो, ये y ले लो, आपने ऐसे ही पढ़ा है ना, x कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है, y कंटिन्यू घटता है। 0 से ले लो, 0 से ले लो आप, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, अब 5 4 3 2 1 0। अच्छा, अगर तुमको इस तरीके से क्वेश्चन बोल दे और बोले आप बताओ इस स्केड्यूल को देखते हुए कि पीपीसी का शेप क्या होगा, तो तुम पीपीसी का शेप, दो बच्चे होंगे, एक क्या करेगा, वो पूरा का पूरा डायग्राम बनाएगा, नंबर रखेगा 0 1 2 3 4 5, फिर पॉइंट लगा लगा के जो आपने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था वैसा करेगा। लेकिन क्लास आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्लास एमओसी निकाल लेना है। एमओसी, तो यहाँ पे क्लास ब्लैंक है, यहाँ पे आप एक एक्स को पाने के लिए एक वाई सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर आप यहाँ पे फिर से एक वाई एक एक्स, फिर एक वाई एक एक्स, फिर एक वाई एक एक्स, फिर एक वाई एक एक्स। तो ये जो एमओसी है ये कांस्टेंट है, या तो ये एमओसी कांस्टेंट आएगा, या तो घटता हुआ आएगा, या तो बढ़ता हुआ आएगा, यही तो होगा। और क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है? आप नंबर लिखोगे तो घटेगा, बढ़ेगा, या सेम रहेगा। तो ये जो एमओसी का शेप है उस चीज पे डिपेंड करेगा कि पीपीसी का, सॉरी, एमओसी का जो बिहेवियर है, बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि पीपीसी का शेप क्या होगा। ध्यान समझना, अगर एमओसी बढ़ता है ना, एमओसी 1 2 3 4 5 जैसे नॉर्मली बढ़ता है, तो अगर एमओसी बढ़ेगा तो पीपीसी का शेप जो होगा वो कॉनकेव टू द ओरिजिन होगा। और अगर एमओसी घटेगा, एमओसी घट रहा है, तुम्हें एक शेड्यूल दे देगा, तुम्हें बोलेगा कमेंट द शेप ऑफ अ पीपीसी। तो तुम क्लास ध्यान समझना, पहले एमओसी निकालना, फिर एमओसी के बेस पे कमेंट करना, क्योंकि एमओसी कंटिन्यू फॉल होता चला जा रहा है, स्लोप ऑफ पीपीसी फॉल हो रहा है, इसीलिए क्लास ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। और अगर क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है? यस। अगर एमओसी कांस्टेंट है तो शेप ऑफ पीपीसी क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। सो शेप ऑफ पीपीसी इज डिपेंड, पीपीसी कैन बी अ स्ट्रेट लाइन व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज कांस्टेंट। अगर एमओसी या एमआरटी कांस्टेंट है तो पीपीसी का जो शेप है वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास डायग्राम है, इसका आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट। अब हमने सारी चीज़ें क्लास ऑलमोस्ट फिनिश है हमारी। बस एक क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है और बच्चे इसका आंसर नहीं लिख पाते, तो बस मैं वही क्वेश्चन लिखवाना आया हूँ आपको, और ये आंसर आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर सकते हो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो क्लास, ये नोट्स वगैरह लेना चाहते हो, तो 7800365625 यहाँ पे क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, या हमारा एसपीसीसी टेलीग्राम पे चैनल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पे आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो फॉर वीडियोस एंड अपडेट्स। ओके, चलो, वाई इज पीपीसी कॉनकेव। अब सवाल ये है कि पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन होता क्यों है? सर सिंपल सी बात है, एमओसी बढ़ता है, ठीक है, ये एक लाइन तो हो गया, बट एमओसी क्यों बढ़ता है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अब ध्यान समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप अगर ऐसा पेपर में लिख के आओगे इट्स इनफ, और बेहतर ये रहेगा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा दो, ठीक है। Production possibility curve is concave to the origin because of increasing marginal rate of transformation या MOC. More and more units of one commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity. तो एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। MRT या MOC increases because it is assumed that there is no resources is equally efficient in production. भैया क्या सारे resources equally efficient होते हैं? क्या एक ज़मीन पे जितना राइस उगेगा उतना ही वीट भी उगेगा, उतना ही आलू प्याज बैगन भी उगेगा? नहीं। As resources are shifted from one goods to another, अगर एक गुड्स से दूसरे गुड्स में शिफ्ट करते हैं रिसोर्सेस को, लेस एंड लेस एफिशिएंट रिसोर्सेस हैव टू बी एम्प्लॉयड, दिस रेज द कॉस्ट एंड रेज एमआरटी। कहने का मतलब क्या है, अभी तक आप वीट उगा रहे थे,
अब आप देखो यार, कोई भी चेंज अगर आता है ना तो वो आउटपुट को कम कर देता है। आप अभी तक राइस उगा रहे थे, अब आप वीट उगाओगे ना तो उसका आउटपुट की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हो, तो उसके आउटपुट की कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। पहले एक सेक्रीफाइस किया, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच। ये अगर आप लाइन लेके आते हो, प्लस आप डायग्राम बना देते हो इस तरीके से। अच्छा हाँ, इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास आप जितने भी डायग्राम बनाते हो वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये जो लिखते हैं, नंबरिंग करते हैं ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, वो मैंडेट नहीं है, शेप मैंडेट है। शेप मैंडेट है, ये मैंडेट नहीं है। हाँ, पर लिखना जरूरी है, वाई एक्सिस है, एक्स यहाँ पे गुड्स एक्स है, ये गुड्स वाई है, ये सब तो बहुत जरूरी है। लेकिन बिना नंबर के तुम डायरेक्टली फ्री हैंड से, इसको बोलते हैं फ्री हैंड से डायग्राम बनाना, तुम ये बिल्कुल बना सकते हो, राइट। अब हमारा लास्ट टॉपिक, और देन हम इस पूरे चैप्टर को एंड करेंगे, और वो है एक छोटा सा डिफरेंस, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसको पॉजिटिव साइंस या नॉर्मेटिव साइंस ही बोलते हैं। ध्यान समझना, पॉजिटिव साइंस क्या होता है, इट डील्स विथ व्हाट इज, ये डील करता है क्या है। इट डील्स विथ व्हाट इज, यानी कि इट डील्स विथ एक्चुअल कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। ये कहता है कि यार देखो, इकोनॉमी की कंडीशन जैसी है वैसी है, ठीक है। हाँ, देश में महंगाई है तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, कहता है जो है हम उसी पे बात करेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, राइट। इट शोज द रियल पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की रियल पिक्चर को शो करता है, पूरी इकोनॉमी की रियल पिक्चर की हर इकोनॉमी कैसी है। लेकिन जो नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, ये एक ऐसे स्टेटमेंट है, देखो ये एक ऐसे स्टेटमेंट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो डील करता है व्हाट इज, जो कंट्री के एक्चुअल पिक्चर को शो करता है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, इट डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी, what ought to be, यानी कि it is suggestive in nature। ध्यान रखना, क्या होना चाहिए, what should be। महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, देश के अंदर काफी सारे टैक्सेस नहीं होने चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव। देखो नॉर्मेटिव हमेशा सजेशन देता है, ये सजेशन देने की बात करता है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये कहता है क्या है, ये सिंपल कहता है ये चीज है, ये कहता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करते हैं अच्छे से। देखो, seeks to understand the behavior without making judgment। ध्यान रखना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट नहीं आते, अपना ओपिनियन नहीं देना, आपको जजमेंट नहीं देना, जो है वो है। लेकिन नॉर्मेटिव में जजमेंट दिया जाता है, लोग जज करते हैं ना, भाई तू बुरा है, तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, भाई तुम कैसे जज कर सकते हो। तो ये चीज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है क्लास, यहाँ पे किसी को जज नहीं किया जाता, साइंस है ये, है ना, जो है वो है, जज नहीं करना है। ये जज करता है कि ये है वो है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, जज नहीं करना, ठीक है। तो ये है क्या, ये क्लास क्या है, अंडरस्टैंड बिहेवियर विदाउट मेकिंग जजमेंट अबाउट आउटकम्स, आउटकम का कोई जजमेंट नहीं करते। डज अ करेंसी डिवैल्यूएशन फ्यूल इन्फ्लेशन, अगर करेंसी डिवैल्यू होगी तो फ्यूल इन्फ्लेशन होगा। आपको पता है कंट्री में करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है, हमारा $1 जो 50-80 रुपए के आसपास पहुंच गया है ना, 80 रुपीज के आसपास, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है। आर ऑयल प्राइसेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी स्लो डाउन, डिस्पोजेबल इनकम हैज डिक्लाइन बाई 15%, लोगों की पिछले 4 साल में इनकम 15% से कम हो गई है। तो डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो इनकम खर्च करने के लिए हमारे पास बचता है। व्हेन डिस्पोजेबल इनकम फॉल, द डिमांड फॉर लेबर सप्लाई मार्केट, सुपरमार्केट फूड्स राइज, जब डिस्पोजेबल इनकम घटेगा तो लोगों के लिए हर चीज महंगा हो जाएगा। रेजिंग टैक्स ऑन बियर विल हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ क्लास ब्रेवर्स। इसके अलावा हाई इंटरेस्ट रेट विल डैपमेन हाउस प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग घर कम लेंगे। तो यहाँ पे बहुत हाई लेवल के एग्जाम्पल दे रखे, इतने तुम्हें याद रखना, कंट्री में क्या क्या हो रहा है, खत्म बात। ये सब चीज क्लास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। लेकिन ये नॉर्मेटिव है, ये जज करता है। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ सकता है, मीनिंग पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, 2-4 आइटम दे देगा, बोलेगा पहचानो पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव विद रीजन। ये क्या एनालाइज करता है, आउटकम ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर, इवेलुएट देम एज अ गुड और बैड, अच्छा है बुरा है ना, क्लास की अच्छा है बुरा है, सही है गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, इट डील्स विद व्हाट इज। हायर एजुकेशन शुड बी फ्री, कहने लगे भैया हायर एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, बच्चे अच्छी बात है फ्री होना चाहिए। तो ये जजमेंटल है, ये क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वैल्यू जजमेंट की बात करता है। शुड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स बी सब्सिडाइज, तो जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स है उसको भी सब्सिडी पे बेसिस पे देना चाहिए लोगों को। वी मस्ट ट्राई टू बूस्ट डिस्पोजेबल इनकम, हमें डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाना चाहिए, राइट। बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन शुड बी फ्री, देख लो ऑट टू बी शुड बी ऐसा आ रहा है। तो जो बेसिक हेल्थ केयर है बूढ़े लोगों को फ्री होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन चलेगा महंगाई बेरोजगारी ना हो, महंगाई चलेगा नौकरी हो बस। अगर क्योंकि देखो महंगाई चलेगा नौकरी है तो भैया
कहीं ना कहीं दुकानदार कंपनी वाला महंगा सामान बेच रहा है, मुनाफा कमा रहा है, तो हमें सैलरी भी ज़्यादा देगा। नौकरी तो होनी चाहिए। द मिनिमम वेज शुड बी रेज बाई 20%। जो एक मिनिमम वेज है कि यार इंसान को इतना वेतन, इतना आय वेतन तो मिलना चाहिए, तो वो 20% से बढ़ा देना चाहिए। मार्केट मैकेनिज्म शुड बी अलाउड, मार्केट मैकेनिज्म अलाउड होना चाहिए डिमांड सप्लाई फैक्टर के हिसाब से, इन ऑर्डर टू मेक श्योर रिसोर्सेज आर बेस्ट एलोकेटेड, जिसकी वजह से क्लास रिसोर्सेज सही तरीके से एलोकेट हो। एल्कोहलिक कंजप्शन शुड बी कंट्रोल बाई इन्फोर्सिंग मिनिमम प्राइस। देखो यार, जो एल्कोहलिक कंट्रोल है ना, alcoholic consumption should be controlled by enforcing minimum price of alcoholic beverages sold in supermarket। तो यार इन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखना चाहिए सरकार को। कुल मिला के अल्कोहलिक चीज़ों पे सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, या डिमांड यानी कि उसका प्राइस कुछ इस तरीके से सेट करे ताकि लोग ज़्यादा चीज़ों को यूज़ ना करें। या फिर आप इसके अलावा कोई भी और चीज़ ले सकते हो, कोई भी और लाइन ले सकते हो। आपको लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो। ये सब के सब क्या कहलाया क्लास? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से लास्ट पोर्शन है, और देन इसके बाद हमारा चैप्टर पूरा खत्म। क्लियर है क्लास यहाँ तक? चलो, तो डन हो गया क्लास यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको ये पहला चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आया, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 नंबर तक का वेटेज मान के चलो इससे, तो इंपॉर्टेंट तो यही है, पीपीसी एक इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ ज़्यादा आना नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना। मैंने पूरा ए टू जेड सब कॉन्सेप्ट खत्म करा दिया। उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट मुझे बताओ समझ आ गया कि नहीं। आपके स्कूल में कहाँ तक करा दिया है, इकोनॉमिक्स में, स्टार्ट्स में, माइक्रो में, सारी चीज़ें मुझे बताओ। और वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट में। पूरा 11th पूरा 12th बहुत अच्छे से करेंगे, ए टू जेड आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, जैसे कि अभी आ रहा है। यहाँ पे अकाउंट की प्लेलिस्ट मैंने लगा दी है, तो आप अकाउंट्स की प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे लाइन बाय लाइन क्लास अकाउंट्स की सारी वीडियोस आ रही हैं, और डेली बेसिस पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका सिलेबस समय से पहले खत्म कर सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।